जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं आरटीई अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। एकदम आसान भाषा में पूरा अध्ययन देखेंगे इसमें, ठीक है। ये हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट स्पेशल है, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है बाई अजित राज एसकेएस वाले के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं एक आसान भाषा में। आरटीई अधिनियम 2009 इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 क्या आप जानते हैं? सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण किस कानून के तहत मिलता है? यानी जो गरीब बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण मिलता है, वो किस कानून के तहत? अगर पता है तो बताइए। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार कब मिला? ये आपको पता है? नहीं पता तो आगे बने रहिए इसी वीडियो में। और आखिर, सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एक्ट को राष्ट्रीय मिशन क्यों कहा? पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे वीडियो में बने रहिए। आज इस पूरी क्लास में हम आरटीई एक्ट 2009 को बिल्कुल आसान भाषा में शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने टॉपिक पे। आरटीई अधिनियम क्या है? आरटीई राइट टू एजुकेशन में सबसे पहले समझते हैं आरटीई का पूरा नाम क्या है। आरटीई का पूरा नाम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। ये 2009 में आया था, लागू 2010 में हुआ था, अर्थात शिक्षा का अधिनियम, अधिकार अधिनियम। यह अधिनियम जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे मौलिक अधिकार होता है वह मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। यह अधिनियम 2009 में, ठीक है, बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ठीक है, क्योंकि बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो मौलिक अधिकार है कि उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी हर हाल में। आरटीई एक्ट का संवैधानिक आधार। अब सवाल आता है कि आरटीई एक्ट का संविधान से किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा वो उसका आंसर। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 21 ये कब जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया? 86वें संशोधन में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में ये 21 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2002। क्वेश्चन पूछेगा कब जोड़ा गया, तो 2002 में। किस संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन में 21 को संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत इस अनुच्छेद के अनुसार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। याद रखिएगा, अधिकार प्राप्त होगा, उसका मौलिक अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। यानी अब बच्चा केवल सरकारी योजना नहीं रही, अब यानी अब शिक्षा केवल सरकारी योजना नहीं रही, बल्कि बच्चों का मौलिक अधिकार बन गई है। अब इसे कोई छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 45 क्या कहता है ये भी जान लीजिए। अनुच्छेद 45 भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात कही गई थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद इसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? अब अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जो 3 से 6 वर्ष तक बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनमें राज्य सरकार भी क्या करेगी? प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 46 समाज के जो कमजोर वर्ग की शिक्षा और हितों की रक्षा से संबंधित है। जो कमजोर वर्ग के समाज के लोग हैं और शिक्षा के हित से रक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य समाज में पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना है, जो अनुच्छेद 46 है। ये भी 86वें संशोधन में जोड़ा गया है। आरटीई एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अब हम आरटीई एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं। पहला क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आरटीई एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बच्चों के निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए शिक्षा से, वो भी निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क का अर्थ है बच्चे को ऐसी कोई फीस या खर्चा नहीं दिया जाएगा जिससे उससे पढ़ाई में बाधा बने। अनिवार्य का अर्थ है कि सरकार का काम भी है और स्थानीय लोगों का जिम्मेदारी भी है कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाया जाए, उसकी शिक्षा की पूरी कराई जाए। ये स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। 25% आरक्षण धारा 12(1) सी में, ठीक है, जोड़ा गया, ठीक है। यह
आरटी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान माना गया है। ठीक है, इस धारा के अनुसार सभी निजी गैर अल्पसंख्यक, जितने निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, और अल्पसंख्यक को छोड़कर जो गैर अल्पसंख्यक हैं, विद्यालयों के प्रवेश स्तर में अगर उनके पास 1000 सीट है तो उनके यहाँ मतलब 25% यानी 250 सीट उनका क्या होगा, गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होनी होगी। ठीक है, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर EWS तथा वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी। किस भी समाज का, किसी भी धर्म का हो, गरीब है वो, ठीक, और EWS से श्रेणी में आता है तो 25% यानी उसकी आरक्षित होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों की फीस का भुगतान कौन करेगा, सरकार करेगी। ठीक है, गार्जियन नहीं करेंगे, विद्यालय को किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि सामाजिक समानता की स्थापना है कि अमीर भी उसमें भी पढ़े और गरीब भी पढ़े। ठीक है, हर जात वर्ग के लोग पढ़े। जब गरीब और अमीर एक साथ पढ़ते हैं तो समाज में भेदभाव कम होता है और सामाजिक समावेशन बढ़ता है। हाल ही में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को क्या कहा, राष्ट्रीय मिशन बताया है। जो हमारे आरटीई को क्या बोला है, आरटीई को क्या बोला गया, राष्ट्रीय मिशन बोला गया। किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सर्वोच्च न्यायालय। सामाजिक समावेशन क्या है, सामाजिक समावेशन का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, कोई भी ऊंच नीच जात धर्म का हो, सबको समान अवसर मिलना है। गरीब, अमीर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तथा सभी वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिले। आरटी एक्ट इसी दिशा में कार्य करता है। कैपिटेशन फीस पर रोक, कैपिटेशन फीस क्या है, कई निजी विद्यालय एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेते थे। ठीक है, अब उस पर रोक लग गया है। इससे कैपिटेशन फीस क्या गया, आरटी एक्ट विद्यालयों द्वारा ऐसी फीस लेने पर रोक लगाता है। अगर ले रहे हैं फिर भी तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक, विद्यालय बच्चों या उनके माता पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकता। याद रखिएगा, जैसे बड़े बड़े स्कूल में होता है कि हाँ बच्चों को एडमिशन कराना है तो गार्जियन की भी इंटरव्यू होती है कि वो संभाल पाएंगे, देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ना उनके माता पिता का इंटरव्यू लेना है ना बच्चों का इंटरव्यू लेना है, यानी प्रवेश के लिए किसी प्रकार की परीक्षा या स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी बच्चे समान रूप से उनको समान अवसर मिले। बाल अनुकूल एवं भयमुक्त शिक्षा, आरटी एक्ट बच्चों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार शारीरिक दंड प्रतिबंध, आप बच्चों को मार नहीं सकते, मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, उनके बच्चों के साथ अपमानजनक व्यवहार भी नहीं कर सकते। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा खुशी से सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके और वो खुशी से जाए अपने अनुसार। शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात PTR अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं जो हमारा आरटी में बहुत महत्वपूर्ण आता है। PTR का अर्थ है प्यूपिल टीचर रेशियो, अर्थात एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी होंगे। अगर प्राइमरी की बात कर दें, आरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना चाहिए। अपर प्राइमरी की बात करें तो 35 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना चाहिए, 35 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर लगभग 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, 35 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना चाहिए। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। विद्यालय हेतु आवश्यक सुविधाएं, आरटी एक्ट विद्यालय के लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य करता है। क्या, प्रत्येक विद्यालय में क्या अलग शौचालय होना चाहिए, मेल फीमेल अलग होना चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल अलग होना चाहिए, जो मेल फीमेल टॉयलेट है वो अलग होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, पुस्तकालय होनी चाहिए, पर्याप्त कक्षाएं होनी चाहिए। सब कुछ इतना सारी चीज़ें होना आवश्यक है, तब आपका बढ़िया से स्कूल का मान्यता हर एक चीज़ मिलेगा और आप पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलता है। ड्रॉप आउट बच्चों को विशेष प्रावधान, यदि कोई बच्चा कभी विद्यालय नहीं गया है या बीच में पढ़ाई छोड़ चुका है, मान लीजिए 10 साल का होगा, विद्यालय नहीं गए, अब आप एडमिशन कराने जा रहे हो तो आपको LKG में नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको आपकी एज के अनुसार लिखा जाएगा, तो उसकी आयु के अनुसार उचित शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर 10 साल का है तो उसके चौथी या पांचवी में होनी चाहिए। साथ ही उसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वह अन्य बच्चों के बराबर आ सके। उसे विशेष प्रशिक्षण भी दीजिए कि जो वो पिछड़ा हुआ है उसे वो इक्वल हो जाए बाकी बच्चों की। इसे एज एप्रोप्रिएट एडमिशन कहा जाता है। नो डिटेंशन पॉलिसी, ये क्या है,
RT एक्ट में पहले यह व्यवस्था थी कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, पहले व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन इसे नो डिटेशन पॉलिसी कहा जाता था। इसका उद्देश्य बच्चों पर परीक्षा पर दबाव कम करना था। पहले क्या था कि 8 तक बच्चे हैं, उनको फेल आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो उसके लिए कुछ सोचा गया, ठीक है। RT संशोधन अधिनियम 2019 में इसका संशोधन हुआ। वर्ष 2019 में RT एक्ट में संशोधन किया गया। अब राज्य सरकारों को कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार दिया गया है। जैसे हाई स्कूल 10th और 12th का आयोजित होता था, वैसे 5 और 8 का आयोजित कराने का अधिकार दिया गया है। ये राज्य के ऊपर है। यदि छात्र लगातार असफल होता है तो उसे रोका भी जा सकता है। ये नहीं कि संशोधन से पहले 2009 में जो RT आया था उसमें फेल नहीं कर सकते, लेकिन 2019 में संशोधित हुआ कि अगर वो लगातार फेल हो रहा है तो उसे रोका भी जा सकता है। हालांकि सुधारात्मक शिक्षण और पुनः परीक्षण की व्यवस्था भी कराई गई है। रोक करके उसे सुधारात्मक शिक्षण कीजिए और पुनः परीक्षण कीजिए। RT एक्ट का प्रभाव। RT एक्ट लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। विद्यालय में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। गरीब बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं को सुधार हुआ। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला क्योंकि विद्यालय में अलग शौचालयों सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया, ठीक है। इससे हर गार्जियन अपनी बेटी को भी भेजता है पढ़ने के लिए। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के बीच सामाजिक दूरी कम हुई, ठीक। जो विभिन्न वर्ग के अलग अलग जात समूह के लोग हैं एक साथ एक ही बीच छत के नीचे पढ़ते हैं, तो उनमें जो सामाजिक दूरी है वो कम होती है। RT एक्ट की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? हालांकि RT एक्ट बहुत महत्वपूर्ण कानून है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। क्या है? कई राज्यों में निजी विद्यालयों को समय पर प्रतिपूर्ति नहीं मिल पाती। जो निजी विद्यालय हैं उन्हें समय पर प्रतिपूर्ति नहीं मिल पाती। जो 25% प्रतिपूर्ति है वो उनको नहीं मिल पाती। गरीब परिवार में जागरूकता की कमी के कारण कई राज्य 25% आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते। बहुत से गरीब परिवार में जागरूकता नहीं है तो उनको पता नहीं है 25% लाभ, ठीक है। तो इसीलिए RT पढ़ाया जाता है कि आप पढ़िए, आप बच्चों को पढ़ाइए, ठीक, कि हाँ 25% गरीब बच्चों के लिए भी है। दस्तावेजों की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा भले ही फीस माफ़ हो, दस्तावेज देखिए जो इसमें दस्तावेज लगता है, ठीक है। बहुत से आय जात निवास, बहुत से लोग, जो बहुत से ऐसे गांव हैं जो उनको बहुत से घर में ही नहीं बना हुआ। इसके अलावा भले ही फीस माफ़ हो लेकिन यूनिफॉर्म, पुस्तकें, परिवहन आदि का खर्चा गरीब परिवारों को बोझ बन जाता है। भाई फीस, स्कूल फीस माफ़ है ना। अब ट्रांसपोर्ट सुविधा अगर अब वो लेगा, दूर से आ रहा है बच्चा तो ट्रांसपोर्ट लेगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको फीस देना पड़ेगा। पुस्तकों के लिए जो स्कूल में पुस्तकें चलती है उसके लिए फीस देना पड़ेगा। यूनिफॉर्म चल रहा है उस प्राइवेट स्कूल में, उसके लिए उसको यूनिफॉर्म से लाना पड़ेगा, उसके लिए उसका बोझ बन जाता है। कई स्थानों पर शिक्षा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है। एंड 12th पास टीचर रख लेते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता है ये नहीं, कोई मतलब ढंग का टीचर है ये नहीं है। सुधार हेतु सुझाव। RT एक्ट को और प्रभावी बनाने के लिए सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। क्या सुझाव है कि जो सरकारी स्कूल है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता बढ़ा दीजिए। समय पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जो 25% आरक्षण दे रहे हो तो भाई पढ़ाओ। जब प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, ठीक है, तो उनकी प्रतिपूर्ति कीजिए। गरीब परिवारों को जागरूक किया जाना चाहिए। और जैसे आप क्या करते हैं, जैसे हर एक चीज़ का ऐड बना देते हैं, ठीक है, टीवी में, तो वैसे इसका भी ऐड बनाइए ना, हर एक चीज़, ठीक है। इसका भी मतलब रखिए कि हाँ घर घर जाकर वो जागरूक करें। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार को आगे उच्च स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। जो RT है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार करना। निष्कर्ष, RT अधिनियम 2009 केवल शिक्षा का कानून नहीं बल्कि सामाजिक समानता और समावेशी समाज का निर्माण का एक मजबूत माध्यम है। केवल शिक्षा का कानून नहीं, सामाजिक समानता भी इसमें है। हर धर्म, हर जात के लोग एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे तो उनमें सामाजिक समानता आएगी। अमीर गरीब एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे, सामाजिक समानता आएगी। समावेशी समाज उसी ही कहते हैं। इस अधिनियम ने शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया। भाई अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार हो गया, अब उससे कोई छीन ही नहीं सकता। और समाज में कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। यदि इसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए यानी चलाया जाए तो यह कानून भारत में शिक्षा और सामाजिक न्याय दोनों को मजबूत बना सकता है, अगर ढंग से चलाया जाए तो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा RT समाप्त हुआ, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था हमारा, मैंने बहुत सटीक छाँट कर टिकट पॉइंट लिया था। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।